स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने ही परिवार रविंद्र के पाठशाला पे। जितने भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी को पता है कि समय आपके पास बहुत कम है, तो इतना ही समय में तैयारी करना है। तैयारी का मतलब अब होगा अधिक प्रैक्टिस, अधिक परफेक्ट बनिएगा और ज्यादा परफेक्ट बन जाएगा जिस दिन उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए यूट्यूब से, ठीक ना। और बुक जितना भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है रगड़ डालिए। अभी तक आपने कोई बुक नहीं खरीदा है तो कम से कम ये बुक को खरीद के रगड़ डालिए इसको, ठीक है। तो ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं कहेंगे, बाकी आप समझदार हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट 5 में जो हम चल रहे हैं वह सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स कराएंगे, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश। तो चलते हैं डियर मैथमेटिक्स के प्रश्न की तरफ। और प्रश्न स्टार्ट कहां से होता है बोलेगा सर 91 से। बिल्कुल सही जवाब, 91 से प्रश्न स्टार्ट होता है। और प्रश्न में दिया गया है नंबर ढूंढे जो अनुपात 19:29 की शर्तें से घटाया जाता है तो इसे 3:5 के बराबर बना देता है। मतलब ये 19 अनुपात, सबको पता है कि जो अनुपात में होता है ना उसको हम बटा में भी लिख सकते हैं, कोई शक इसी में किसी को लिख सकते हैं। अब इस अनुपात में से हम कुछ ऐसा संख्या को घटा रहे हैं तब जाके यह नया अनुपात देता है 3:5। तो बताना है कि यह संख्या क्या है। पहला तरीका तो ऑप्शन रख के बना लीजिए, बन जाएगा। और दूसरा तरीका घटा करके तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19 × 5 = 95 - 5x, 29 × 87 - 3x। इसको इधर लाइएगा ना तो ये 2x बचेगा माइनस में, और इसको उधर ले जाइएगा ना तो -8 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x = 4। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चाहे तो आप ऑप्शन भी रखते तो करेक्ट आंसर आ जाता, जो बराबर दे देगा 3:5 के। उम्मीद कर लेंगे ये सब प्रश्न, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न यानी कि ये रहा आपके सामने प्रश्न संख्या 92 में क्या लिखा गया है। जब बहुपद x⁵ - 3x⁴ प्लस x³ प्लस 5x - 1 को x - 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बताइए। सबको पता है जो शेषफल निकालते हैं जब ऐसा प्रश्न आपके सामने है तो करना क्या होता है कि जिससे आपको विभाजित करना है x - 2 से विभाजित करना है, बराबर में 0 दीजिए और इसीलिए x बराबर आ गया 2। ये x का मान इस बहुपद में रख दीजिए, आंसर आपके सामने रहेगा। x⁵ यानी कि 2⁵ -3 × x⁴ यानी कि 2⁴, x⁴ यानी कि 2⁴ प्लस 5 × 2 - 1। 2⁵ सबको पता है 32 होगा, 2⁴ 16 × 48 होगा, 2⁵ 8 होता है, 5 × 10 होगा, -1 होगा। सभी माइनस वाला को एक साथ भी कर सकते हैं या बारी बारी से भी आप घटा सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो 32 और 8 50, सॉरी 32 8 40, 40 और 10 50। ये 50 में से आप माइनस कर देंगे, -48 और -1 -49। कुल मिलाकर बोले तो 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। कर लेंगे ये सब प्रश्न, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है। एक व्यापारी ₹800 में 2 वस्तुएं खरीदता है, मतलब 800 रुपया उसके पास से 2 वस्तु खरीद लेगा, ठीक है। 27% के लाभ पर, एक को 27% के लाभ पर बेचता है, दूसरा को 18% के हानि पर बेचता है, और अंत में उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए जो हानि पर बेची गई थी। सो इजी प्रश्न है, कैसे करते हैं देखिए। ना तो हानि होता है नहीं तो लाभ होता है, इसका मतलब 0% प्रॉफिट है, पूरे कुल मिलाकर 0%। तो दोनों मिलाकर जब तीसरा बनता है तो हम लगाते हैं एलिगेशन। तो यहाँ पे वस्तु 1 और ये वस्तु 2, पहला वस्तु पे 27% का लाभ है और दूसरा वस्तु पे 18% का हानि है। ये हो गया। इसको ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है, इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे 0%। अब देखिए इसको इसमें से घटाइएगा, ये -18 छोटा है 0 से, तो 0 में से -18 घटाइएगा तो +18 बनेगा। सोचिए ना, ये दोनों में ये बड़ा है तो होता क्या है कि एक बार बड़का में से इसको घटा लेते हैं, एक बार यही बड़ा रहेगा तो इसमें से इसको घटा लेंगे। तो 27 में से 0 घटाइएगा तो 27, और 0 में से -18 घटाना है, 0 - -18 तो हो जाएगा +18, तो ये 18। ये जो रेशियो देता है यही देता है सीपी का रेशियो। जब इसको आप काटिएगा 9 के पारा में 2, 9 के पारा में 3, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस का रेशियो। टोटल यहाँ पे कितना दाम है दोनों को मिलाकर के 800, और यहाँ पे दोनों को मिलाकर के दाम कितना पड़ा 3 × 2 = 5। आपको बताना क्या है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए जो हानि पर बेची गई। हानि पर बेची गई है और इसके सामने है 3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई।
इसको काटिएगा तो 160 बार में कटेगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा 160 को 3 से, 16 3 48, 480। 160 गुने 3 यानी कि 480। सीपी तो हो गया 480, लेकिन यहाँ पे रियली में पूछा गया उस वस्तु का विक्रय मूल्य। अब मान क्या लीजिएगा, रियली में इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 480 है और हानि पे बेचे 18% का। 18% हानि पर बेचने का मतलब समझ रहे हैं, 82% पर बेचना। जब इसको आप हल करिएगा तो 0 से 0 गए, 48 को 82 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 2 8 16 ये आएगा। और 10 से डिवाइड करें तो दशमलव के बाद 6 होना जरूरी है। और दशमलव के बाद अगर 6 देखे, पूरा मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 2 8 16, दशमलव एक 0 है तो 1 दशमलव बाद आएगा अंक, यानी कि दशमलव के बाद 6 आएगा। तो करेक्ट आंसर वहां पे दिख रहा है कितना, ऑप्शन सी। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यहाँ पे क्या है, सो इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिएगा। बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा क्या गया है, तो प्रश्न में लिखा गया है त्रिभुज एबीसी इस तरह AB बराबर AC बराबर 5 सेंटीमीटर। यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है तो BC भुजा का माप बताइए। एक त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज है ABC, AB बराबर AC, जितना AB होगा उतना ही AC होगा, जो कि 5 सेंटीमीटर दिया गया है। बताना है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि एरिया जो है ना इसका कितना है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC भुजा का माप बताना है और दिया गया 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, या तो एक या तो B, ठीक ना, या तो A या B, मतलब दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो कैसे जानेंगे, तो इसको ना हम उल्टा तरीका से चलेंगे। उल्टा तरीका यहाँ पे क्या अपनाएंगे, ये जो त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। सबको पता है समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये हम विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देंगे तो उससे भी निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा S का मतलब, देखिए हम मान के चलते हैं कि ऑप्शन एक और एक है। सपोज अगर ऑप्शन एक और एक होगा तो BC का मान 6 होगा। तो S बराबर सबको पता है कि तीनों भुजाओं का योगफल बटा में 2, 5 आ 5 10 आ 6 16 बटा 2 8। सबको पता है जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं S यानी कि 8 इंटू S माइनस A। किसी को भी ये मान लीजिए, किसी को भी, इसको किसी को भी मान सकते हैं। 8 में से 5 गया 3, 2 और 5 घटेगा 3 और 8 में 6 गया 2। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपस में तो 8 दूना 16 गुने 3 तिहाई 9, 16 के बदला 4 निकलेगा, 9 के बदला 3 निकलेगा, कुल मिला के बोले तो 12। यानी कि यहाँ पे अगर इसका क्षेत्रफल 12 है तो BC 6 भी सही है। लेकिन और भी लफड़ा है ना, यहाँ पे A और B दोनों दिया गया है। एक बार B को भी चेक कर लेते हैं। अगर आप B को चेक कीजिएगा तो ये 6 ना होके ये 8 हो जाएगा। तो जब 6 ना होके 8 हो जाएगा तो इस बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 13 5 18 बरा डिवाइड 2 यानी कि 9। क्षेत्रफल निकालेगा तो S यानी कि 9 गुने S माइनस 1, तो 9 में 5 गया 4, 9 में 5 गया 4 और गुने 9 में 60 गया 1। यहाँ देखिएगा तो 9 का 9 गुने 4 चौक 16, फिर से यहाँ पे 3 निकलेगा और 4 निकलेगा, पुनः 12 आ गया। इसका मतलब BC का मान 6 और 8 दोनों है सही जवाब। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। A और B दोनों फॉलो कर रहा है। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने 95 में क्या लिखा गया है, एक दुकानदार को ₹55 प्रति किलोग्राम कीमत वाले बासमती चावल के कितने किलोग्राम को 31 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले 25 किलोग्राम साधारण चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 50 रुपये प्रति किलोग्राम दर पर बेचने पर उसे 25% का लाभ हो। यहाँ पे मिलाने वाला बात है। जब मिलाने वाला बात हो, दूसरा चीज को मिलाकर के तीसरा चीज बनाया जाता हो, समझ जाइए कि वहां पे एलिगेशन लगेगा। तो एलिगेशन लगाते कैसे, एक दुकानदार ने 55 प्रति किलोग्राम, ₹1.55 वाला है चावल वाले बासमती चावल के कितने किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम नहीं बताया, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है। सपोज दैट क्या है, X केजी है, ठीक है, 31 रुपया प्रति किलोग्राम वाले 25 केजी, यहाँ पे ये 25 केजी है रियल में, मिलाकर चावल के साथ मिला दिया और मिश्रण को 50 रुपये बेचना है। मिश्रण को बेचना कैसे है, 50 रुपये, लेकिन 50 रुपये बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी यह 125% का मान है। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ₹55 क्या लिखे, CP लिखे,
ये भी सीपी लिखें। तो जो बेच रहे हैं, जितना हमको खरीदारी पड़ा है उसका भी हम सीपी निकालेंगे दोनों को मिलाने के बाद। तो 50 के बेचेंगे 25% का लाभ, यानी कि 100/25, यानी कि सीपी आ जाएगा। काटेगा इसको 25 चौका 100, 25 5 125, 5 दाएं की 50, 10 चौका 40, यानी कि ये हो जाएगा कितना एसपी, ये सॉरी सीपी हो गया। मतलब सीपी आ गया 40 रुपये मिलाकर के इसका भाव हो जाएगा। दोनों को मिलाएंगे आपस में तो इसका भाव मिलेगा 40 का। ये रेशियो निकालिएगा तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 15। ये जो रेशियो देता है यह देता है कॉस्ट प्राइस का। तो आपको सोचना क्या है कि यहाँ पे देखिए यह 15 है। अच्छा ये कट भी सकता है, अभी 3 के पारा में 3, 3 के पारा में 5, यह 5 है रेशियो में, तो यह 25 केजी है। तो यह 3 है तो यह कितना होगा 5 के 5 गुना है, तो यह 3 का भी 5 गुना होगा, यानी कि 15 केजी। सही जवाब ऑप्शन डी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न डेढ़ ये रहा आपके सामने 90। राम किसी कार्य का 60% भाग 12 दिनों में पूरा करता है और फिर वह अतुल और मयंक की सहायता लेता है, काम में नहीं सका तो। अतुल राम की तुलना में 50% कुशल है तथा मयंक अतुल की तुलना में 50% कुशल है। कितने और दिनों में वह शेष कार्य को पूरा कर लेंगे? तो सबसे पहली बात देखिएगा, तो राम जो है काम करता है तो 60% काम किया तो 12 डेज लिया, 12 डेज। अगर यह 100% काम करता तो कितना दिन लेता? तो 12/60 गुने 100, कुल मिलाकर बोले तो 20 डेज। काट कुट कर लीजिएगा आप, 12×5 = 5 से 20 मरतबे। अब समय लेता है राम 20 दिन का। अब क्षमता की बात करें तो राम की चर्चा है, अतुल की चर्चा है और मयंक की चर्चा है। राम जो है ना, सॉरी अतुल जो है राम की तुलना में 50% कुशल। 50% कुशल का मतलब कि जो काम राम एक दिन में करेगा, अतुल राम की तुलना में 50% कुशल। 50% कुशल का मतलब कि वो काम करने में 50% उसका क्षमता है, राम की क्षमता का 50%। ठीक है, जो आप काम राम 100 के स्पीड से करेगा वो 50 के स्पीड से करेगा अतुल। तो मान लेते कि राम 100 के स्पीड से काम कर रहा है, अतुल 50 के स्पीड से काम करेगा। और मयंक के बारे में बोला गया है कि मयंक जो है अतुल की तुलना में 50%, अतुल की तुलना में, तो अतुल 50 है तो इसका 50% तो हो जाएगा 25, यानी कि ये क्षमता आ गया। ये क्षमता आ गया किसका? काम का। तो सोचिए कि राम की क्षमता 4 है और काम वो 20 दिन लेगा करने में। टोटल दिन वो कितना लेगा? 20 दिन टोटल काम करेगा तो, और 4 की क्षमता से काम करेगा तो यह 20 डेज लेता है। तो सबको पता है कि 20 डेज अगर यह ले रहा है तो यह काम कितना कर लेगा? 4 काम इसका डेली है तो 20 दिन में यह 80 काम कर देगा, यानी कि 80 काम हो गया कुल मिलाकर के। अब इस 80 काम में से क्या होता है कि 60% काम तो वह कर दिया है, तो बच कितना गया? शेष काम। तो शेष काम जो बचेगा वह कितना बचेगा? 80 का 40%, यानी कि बोले तो 32। अब ये 32 काम तीनों मिलकर करेगा, सहायता से कर रहा है तो तीनों की क्षमता 4 2 6 1 7, यानी कि 7 चौक 28 और 4/7 ऑप्शन बी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न 97 डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया? कागज की एक वर्गाकार शीट को उसकी लंबाई के साथ रोलिंग करके एक बेलन बनाया जाता है। बेलन की आधार त्रिज्या तथा वर्ग की भुजा का अनुपात ज्ञात करना है। कैसे बनाएंगे इस प्रश्न? सो इजी प्रश्न बनाने का तरीका हम बता रहे हैं आपको। कागज की एक वर्गाकार शीट है, ये कागज है, ये कागज है और कागज की एक वर्गाकार शीट है। इस वर्गाकार शीट को आप क्या कीजिएगा? मोड़ दीजिएगा और रोल की तरह, रोल की तरह मतलब सिलेंडर की तरह, ठीक है। रोल किया जाता है, रोलिंग, बेलन बनाया जाता है। बेलन बन जाएगा इस प्रकार से, ये कन्वर्ट कर देना है, तो इस प्रकार से इसको बना देना है। जैसे आप चटाई को मोड़ते हैं, किसी कार्टून को मोड़ते हैं, ऐसे कन्वर्ट कर देना है। तो आपको सोचना ये है कि बेलन के आधार की त्रिज्या और बड़े की भुजा का अनुपात। सपोज दैट कि हम बड़े की भुजा ए ले लेते हैं, ए। तो इसको जब आप ऐसे मोड़िएगा तो ये भाग जो नीचे वाला है यही ना मुड़ेगा, यही भाग तो मुड़ेगा आपस में। यानी कि ये जो यहां से लेकर यहां तक हुआ, इसका
आधार का परिमाप, ये परिमाप होता है 2πr और ये आ जाएगा आपका a, क्योंकि यही तो मोड़ा गया। तो यहां से आप क्या निकाल लीजिएगा, आधार की त्रिज्या, यानी कि r बराबर हो जाएगा a बटा में 2π। और आपको निकालना है बेलन के आधार की त्रिज्या तथा वर्ग की भुजा का अनुपात। ये त्रिज्या आ गया, तो त्रिज्या आ गया a बटा 2π और इसका अनुपात मतलब डिवाइड इसकी भुजा से, यानी कि a बटा 1 से। इसको क्या कीजिएगा, a बटा 2π हुआ, मल्टीप्लाई कीजिएगा, a बाई 1 को उलट दीजिएगा तो 1 बाई ये हो जाएगा, a से a कैंसिल, तो 1 बाई कितना बचा, ये 2π। तो करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन सी बन जाएगा ये सब प्रश्न। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। ये प्रश्न में दिया गया है यदि ए स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस सी जेड बराबर एक्स प्लस बी स्क्वायर बी वाई माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, तो बताना है कि इतना इतना का मान। जो इतना इतना का मान होता है ना, जब भी इस प्रश्न को ऐसा बनाइएगा, ऐसा प्रश्न को, तो हमेशा इसका एक एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लेने के बाद ऊपर में उतना ही आएगा जितना उसका एलसीएम होता है, और हमेशा हमेशा के लिए कट के हमेशा हमेशा के लिए 1 देता है। तो अक्सर इस प्रश्न का आंसर 1 ही मार के आइए, बनाइएगा तो काफी लफड़ा में पड़ेगा और बहुत लेंदी बनेगा। उम्मीद है बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहिएगा तो हम डिटेल में बना करके किसी क्लास में बता देंगे आपको। अगला प्रश्न 99 ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है, एक साइकिल चालक ए से बी तक 52 किलोमीटर की दूरी बिना रुके एक निश्चित औसत चाल से तय करता है। यदि उसकी औसत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को पूरा करने के लिए 20 मिनट अधिक समय लेता है। साइकिल चालक की मूल औसत चाल बताना है। अब देखिए सो इजी प्रश्न है, कैसे करना है। 52 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस कितना है 52 किलोमीटर। बताना है मूल चाल, तो ऑप्शन से ही बना सकते हैं। ये 52 2 बार डिस्टेंस तय करेगा। अगर हम मूल चाल को 12 मान लेते हैं, सपोज 12, अगर इसको आप 12 मान लीजिएगा, तो बोला गया है कि यदि उसकी औसत चाल 1 किलोमीटर कम किया जाए, अब 1 किलोमीटर कम किया तो 11, कभी भी इसको जब आपस में आप माइनस कीजिएगा डिवाइड करके, तो कभी भी 20 मिनट नहीं दे सकता है। 20 मिनट का मतलब कितना हुआ, 20 बटा 60 यानी कि 1/3 आवर। कभी भी यह देगा नहीं देगा, तो क्या करेंगे, तो आपको करना पड़ेगा 15 लेना पड़ेगा, फिर 15 डिवाइड 14 कीजिएगा, यही तो कीजिएगा, फिर आप 13 लीजिएगा, फिर आप 26 लीजिएगा। इस प्रकार से आप चेक कीजिए, तो इसको घटाने पर कभी भी 1/3 नहीं देगा। उसके बाद हम चेक करते हैं ऑप्शन बी 15। अगर यहाँ पे हम 15 लेते हैं तो यहाँ पे लेना पड़ेगा 14, एक कम कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से काटिएगा 2 के पहाड़ा में तो 26, 2 के पहाड़ा में तो कटेगा नहीं। देखिए 2 के पहाड़ा में नहीं कटेगा तो ये कटेगा 2 के पहाड़ा में 26 और 2 के पहाड़ा में 7, 15 7 का एलसीएम 105, कभी भी होने वाला नहीं है। आपको लग रहा है क्या, नहीं होगा। अब नेक्स्ट अगला करते हैं 13 लेते हैं। जब हम 13 लेंगे तो 13 से तो 1 न 1 कटेगा, तो 52 बटे शुरुआत का हम 13 मान लेते हैं और बाद का हो जाएगा 52 बटे 1 घटा के 12, या 13 चौके 52, 4 आ जाएगा। 4 के पहाड़ा में कट जाएगा, 3 के पहाड़ा में नहीं, 2 के पहाड़ा में कटेगा 6, 2 के पहाड़ा में 26, 2 के पहाड़ा में 3, 2 के पहाड़ा में 13, ये हो गया। अब इसको घटाइएगा तो 4 तिहाई 12, अब 12 में से 13 घटाइएगा तो कितना आएगा 1, और बटा में कितना आ रहा है 3, माइनस में आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको आगे पीछे करके घटाइएगा तो फिर 1/3 ही आएगा, तो फाइनली 1/3। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। डायरेक्ट कैसे जानते हैं कि हम 13 को ही ले सकते हैं, जब हमको 52 में डिवाइड करना है तो परफेक्ट लगने के लिए कम से कम 13 होना चाहिए, ठीक ना। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 4 मरतबे कर जाएगा, 13 से घटाएंगे तो इस प्रकार समझेंगे 13 से भाग लग रहा है तो सही हो जाएगा। 26 से भी कट रहा है तो 26 से भी ट्राई करके देख लेते, लेकिन हम कम से कम बोले। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न मैथमेटिक्स का लिखा गया है, सलमान सूरज से 7 साल बड़ा है। 15 साल पहले सलमान की जो उम्र है सूरज की वर्तमान उम्र के 75% सलमान की उम्र बताना है। तो हमको ये कर लेते हैं हम कि मान लेते हैं कि सलमान का जो उम्र है वह मान लेते हैं 100 वर्ष, ठीक है। सलमान सूरज से 7 साल बड़ा, अच्छा सॉरी तो हम सूरज को ही मान लेंगे, किसी को ही मान सकते हैं। अगर हम सूरज को मान लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मान लेते हैं कि सूरज का वर्तमान उम्र 100 वर्ष, तो सलमान का कितना होगा, सलमान का हो जाएगा
7 साल बड़ा है तो x प्लस 7। 15 साल पहले की बात करें तो 15 साल पहले जाएंगे तो दिया गया कंडीशन 15 साल पहले सलमान की उम्र तो x प्लस 7 अभी है। 15 साल पहले जाएंगे तो 15 माइनस कर देंगे, ये सलमान की उम्र है। सलमान की उम्र जो है 15 साल पहले सूरज की वर्तमान उम्र का 75%। सूरज के वर्तमान उम्र x है, इसका ये 75%। अब देखिए यहां से तो हल कर लेंगे आप, x या माइनस बच जाएगा 8, ये 25 या 25 चौका 100, यानी कि ये 3x/4 आ गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x माइनस 32 बराबर हो गया 3x। ये घटाइएगा ना तो 3x घटा लीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 32, यानी कि सूरज का वर्तमान उम्र 32, इसका कितना हो जाएगा 32 + 7 यानी कि 39। करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन कर लीजिएगा, ऐसा प्रश्न इजी है, कोई दिक्कत नहीं बन जाएगा। तो डियर अब चलते हैं हिंदी की तरफ, और हिंदी का सबसे पहला प्रश्न जो आता है आपके बुक में इस प्रैक्टिस सेट में वह आ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रुद्ध है, क्रोध है, क्रोधित है, क्रोधी है। तो ये क्रोध का ही सभी अलग अलग रूप है, तो क्रोध ही यहां पे संज्ञा होगा। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 72 में क्या लिखा गया है, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। पेड़ से गिरा यानी कि पेड़ से अलग होना, तो कोई भी चीज जब अलग होता है तो उसको हम कौन सा कारक बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपादान कारक, यानी कि 72 का कितना हो गया सी। आपादान कारक मतलब अलग होना। नेक्स्ट आइए 73 पे। 73 में लिखा गया है निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं। तो विकारी शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए। विकारी शब्द उसे कहा जाता है, भिखारी मत समझिएगा, विकारी। विकारी शब्द उसे कहा जाता है जिसका रूप हमेशा बदलते रहता है जगह जगह पे। तो किसका रूप हमेशा बदलते रहता है, जैसे मैं, इसका रूप बदल के आप क्या लिख सकते हैं, मैं को हम ये भी लिख सकते हैं, या मैं को आप मुझे तो लिख ही सकते हैं, मुझे भी लिख सकते हैं, मेरा भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है, बदल रहा है हमेशा। संज्ञा, अब संज्ञा में जैसे कुत्ता हो गया तो कुत्ता को आप कुत्ते भी लिख सकते हैं, एक से अधिक कुत्ता रहेगा, बदल रहा है। अच्छा लिखते तो ये विशेषण हुआ, इसको कभी कभी आप अच्छे भी लिख सकते हैं, अच्छे भी लिख सकते हैं। तो ये सब बदल रहा है हमेशा, इसका रूप चेंज हो रहा है समय के अनुसार से। तो इसका मतलब हुआ कि करेक्ट आंसर ऑप्शन है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये सब अभिकारी शब्द हैं। सॉरी विकारी शब्द, अभिकारी नहीं विकारी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74। मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो मधुर बात करता है उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो उसको हम एक शब्द में बोलेंगे मधुर भाषी। करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन बी बन जाएगा ये सब। नेक्स्ट अगला प्रश्न 75 में क्या लिखा गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रयत्न, प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द आप खुद बता सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्रयास। क्या इसमें सही मारे। नेक्स्ट 76 खो देना के लिए सही मुहावरा है, कौन नहीं बता सकता है, आंसर कमेंट में दीजिए इसका। खो देना किसका मुहावरा होगा, हाथ मलना, हाथ कटना, हाथ धोना, हाथ साफ करना। नेक्स्ट अगला है 77 में लिखा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं केवल डैश चाहती हूँ, सबको पता है कि हम बोलते हैं मैं केवल इतना चाहती हूं, मैं केवल इतना चाहती हूं, यानी कि ऑप्शन बी ये ज्यादा यूज होता है। अच्छा है, मैं केवल इतना चाहती हूं। नेक्स्ट 78 में दिया गया है सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। अध्ययन कौन सा सही लिखा गया है, कमेंट बॉक्स में बताइए, कर सकते हैं आप इतना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 79 में लिखा गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे और आपका दर्शन हुआ। कहां पे आपको गलत नजर आ रहा है, तो मेरे अनुसार से अगर गलत देखिएगा तो घर पधारे, इससे पहले घर पर पधारे ये होना जरूरी है, यानी कि ऑप्शन डी में गलती है, कर लीजिएगा। और लास्ट प्रश्न हिंदी का 80 नंबर में लिखा गया है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। जब आप हिंदी पढ़ेगा तो हिंदी का एक ऐसा कवि है जिनके ही नाम पे द्विवेदी युग का नाम रखा गया, उन कवि का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन बी याद रखना पड़ेगा। अब डियर चलते हैं इंग्लिश के तरफ। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 81 लिखा गया है कि एस्ट्रोनॉमी
enthusiasts and sky gazers will be able to watch 6 eclipses in 2020, but only 3 of them are expected to be dash in India. मतलब कि जो भी लोग अंतरिक्ष से प्यार करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, वह अंतरिक्ष में जब देखेंगे तो 2020 में आपको 6 ग्रह दिखाई देगा, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रह ही भारत में दिखने की संभावना है। एक्सपेक्ट कर रहा है आदमी, उम्मीद कर रहा है, यानी कि 3 ग्रह दिखने, प्रकट होने के, प्रकट होना मतलब विजिबल। करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन डी कर लीजिएगा इस सब प्रश्न। सो इजी प्रश्न, कोई भारी बात नहीं है, पढ़ क्या बना सकते हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग का नॉलेज होगा तब। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने 82 में लिखा गया है, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक अ सेंटेंस द मीनिंगफुली कंप्लीट। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू कंज्यूम डैश वाटर विदाउट एनी एडिटिव, मतलब बिना कुछ मिलाए हुए। डॉक्टर आपको क्या राय देगा पानी कैसा पीने का? बोलिएगा सर डॉक्टर तो राय देता है प्लेन पानी पीने का ज्यादातर। तो करेक्ट आंसर बी, प्लेन वाटर विदाउट एनी एडिटिव, माने बिना कुछ मिलाए हुए। तो जब बिना कुछ मिलाए हुए डॉक्टर बोले पानी पीने के लिए, तो वह प्लेन वाटर होगा। नेक्स्ट, प्लेजेंट, पोटेंट और प्रेसियस, सबका मतलब आपको पता है, कीमती, खुशहाल, और पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। इस प्रकार से प्लेन आंसर मार दीजिएगा, सादा पानी। नेक्स्ट, अगला है 83 में लिखा गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस एक बार करा चुके हैं, 2 बार करा चुके हैं आपको पियोन की क्लास में। अगर आपने पियोन के फॉर्म भरा हुआ क्लास किया होगा तो पता होगा आपको। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। किसका आंसर मेहनती होगा? डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है। बाकी प्रॉम्प्ट बोले, प्रैक्टिकल बोले, फ्रूटफुल बोले, तो ये सब आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 84 में लिखा गया है, चूज द सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। वैलिएंट। वैलिएंट का मतलब होता है साहसी। साहसी का सिनोनिम्स बताना है। कोरेजियस सबको पता है, करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन है, कर लीजिएगा ये सब प्रश्न। नेक्स्ट, अगला प्रश्न 85 में दिया गया है, 85 में दिया गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जीएल। ये जो जीएल है ना, जीएल का मतलब आप समझिए कि आप जिंदा है, मतलब उत्साह। कोई बोलेगा कि ये जीएल है, आप मान लेते कोई आदमी जीने वाला नहीं है, अगर बोलेगा वो जीएल है तो आदमी में क्या बढ़ जाएगा? उत्साह बढ़ जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा आदमी। तो याद रखना है, जीएल का मतलब इस प्रकार से उत्साह होता है। उत्साह का बताना है एंटोनियम, तो उत्साह का जो एंटोनियम होगा वो होगा एप्थी। एप्थी का मतलब होता है उदासीनता या उदास। याद करने का हम तरीका बताए, जीएल मतलब प्रसन्न, उत्साह, उत्साहपूर्ण। कैसे याद रखेंगे? जीएल। अगर कोई आदमी मरने वाला होगा, बोलेगा नहीं ये तो जीएल है, कितना उत्साह होगा आदमी में, तो ये याद रखेंगे ऐसे। नेक्स्ट, अगला 86 में क्या दिया गया है? 86 में दिया गया है, ये आपको दिया गया, 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम्स या फ्रेज। इडियम्स फ्रेज का ये हिंदी बताना है। लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई। लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई, इसका सही अर्थ होता है, आपको याद करना पड़ेगा, लेफ्ट मी अलोन टू डू द वर्क। मुझे अकेला छोड़ दो इस काम को करने के लिए। करेक्ट आंसर सी होता है। नेक्स्ट, याद रखेंगे 87, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। मिशनरी, ज्वेलरी, एलिमेंट्री, हेरिडेटरी। कैसे बनाएंगे इसको? तो इस सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो एलिमेंट्री गलत लिखा गया, ये मिस स्पेल्ड है। कैसे जानेंगे? तो एलिमेंट्री का स्पेलिंग होता है ELEMENTARY, तो एलिमेंट्री। तो करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। 88 में क्या लिखा गया है? 88 में लिखा गया, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ व्हिच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली। ये तो कर लेंगे आप, इतना आप करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 89, लिखा गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस या वाइस वर्सा। एक्टिव से पैसिव बदलना है।
लिखा गया है सेंटेंस सी हैज टॉट हिम, तो इसका सही आंसर होगा ही हैज टॉट बाई हर, गलत हो जाएगा। ही हैड बीन, ना ना गलत हो जाएगा। ही हैज बीन टॉट बाई हर, ये करेक्ट होगा। यहाँ पे बीन लगेगा, जब एक्टिव टू पैसिव जाता है तो बीन लगता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ग्रामर में। और सबसे लास्ट एक ट्रांसलेशन, जिसको आप खुद से बना सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम। मेरे शिक्षक ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे की लगा हुआ है तो दैट लगेगा, गलत हो गया, ऑप्शन है। माई टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, गलत हो गया। बेस्ट जो है कॉम्पिटिटिव डिग्री है, थर्ड डिग्री है, और थर्ड डिग्री में द लगता है तो ये गलत हो जाएगा। सुपरलेटिव कॉम्परलेटिव ये होता है ना। और ऑप्शन सी है माई टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है। बाकी नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। तो इस प्रकार इंग्लिश का भी समाप्ति होता है, मैथ का भी तो आगे हम करा ही दिए शुरुआत में। तो आज के लिए डेली इस क्लास में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, बुक को ले लीजिए मार्केट से, रगड़ डालिए, अधिक से अधिक यूट्यूब से प्रैक्टिस कीजिए। यही फॉर्मूला है तरक्की करने का, एग्जाम निकालने का, अपने ऊपर एक वर्दी चढ़ाने का, परीक्षा पास करने का, बिहार पुलिस बनने का। यदि आप सेटिंग के चक्कर में, तो आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सेटिंग उटिंग के चक्कर में ना पड़े, तो आप बर्बाद हो जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर झूठ बोलने तक, और आप करके देखिए, बर्बाद ना हो जाएगा तो फिर हमको कहिएगा, फिर बाद में कहिएगा सर आप तो सही कर रहे थे। इससे पहले कि आप सुधर जाइए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।